बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर चल रहा था और बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल दोज फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट तो करेंगे बट बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। डन। हमने फैक्टर्स को बेटा जी 5 कैटेगरीज में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ESTPL। ESTPL एग्जैक्टली। हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ESTPL, क्योंकि बेटा जी बिजनेस पे बहुत सारे फैक्टर्स असर डालते हैं, बहुत सारे। तो अब हम इतने सारे कैसे पढ़ाते, तो इसलिए हमने उसकी 5 कैटेगरी बना दी, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो ये पांचों, अच्छा ये ना केस स्टडी आएगी और जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। वो आपको सारे फैक्टर्स मिक्स करके दे देंगे, फिर आपको छांटने हैं कि कौन कौन से इकोनॉमिक है, कौन कौन से सोशल है, कौन कौन से टेक्निकल है, कौन कौन से पॉलिटिकल है और कौन कौन से लीगल है। हम करेंगे भी क्लास में, क्योंकि हमारा चैप्टर आज ही एंड हो जाएगा। डायमेंशंस के बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था इंपॉर्टेंस। जिस दिन इंपॉर्टेंस पढ़ी थी बेटा जी, इंपॉर्टेंस हमने पिछली क्लास में ही पढ़ी है। उस दिन मैंने आपको बोला था कि जब हम बिजनेस, मैंने क्लास एक लाइन से स्टार्ट करी थी, आज भी वही लाइन बोलती हूँ कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इसको स्टडी ही क्यों करें। ये मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ाया था, जिसका मैंने कोड बना दिया था हॉट EMP, कि एक तो इट विल हेल्प्स टू कोप अप विद द चेंजेस। ओ से क्या था याद करो आप, टाइम पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा के, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो। टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, आप थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हो। ई स्टैंड्स फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एम आपके वर्कर्स हमेशा मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट। और पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, कि आपकी प्लानिंग आपकी प्लानिंग कभी भी फेल नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आज क्लास में स्टार्ट होगा, दैट इज, चलो पहले इजी सा ही बढ़ा देती हूँ, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है, तो मैं कुछ थोड़ी सी बातें लिखूंगी, आप इसको 2 मिनट में ही समझ जाओगे। एक तो बेटा जी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहला फीचर ये है कि इसके अंदर सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फीचर कि इसके अंदर सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बेटा जी स्पेसिफिक होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जनरल होते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स स्पेसिफिक होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स स्पेसिफिक होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जनरल होते हैं। इसमें बेटा जी जो हमने ESTPL पढ़ा है ना, ये ESTPL जनरल में आता है। ESTPL जनरल फैक्टर में आता है। कुछ फैक्टर स्पेसिफिक भी होते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो बिजनेस पर असर डालते हैं और बिजनेस उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है और वो ESTPL में नहीं आए हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर, जैसे कि सप्लायर, जैसे कि कंज्यूमर, है ना, या कंज्यूमर डाल देती हूँ, कॉम्पिटिटर, सब मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ये भी तो असर डालते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर एम्प्लॉइज एक दिन स्ट्राइक पे चले जाए, पता चल जाएगा कितना असर डालते हैं, सारा एक ही दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे मेन एसेट होते हैं। तो ये सब चीजें भी बिजनेस पर असर डालती हैं और ESTPL तो डालती ही है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में 2 चीजें आ जाती हैं कि कुछ फैक्टर्स स्पेसिफिक होते हैं और कुछ फैक्टर्स जनरल होते हैं। तो कुछ जनरल फैक्टर्स असर डालते हैं और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स असर डालते हैं। जनरल तो ESTPL है ही और स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिए। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स मिलकर बिजनेस में आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों फैक्टर्स आते हैं, स्पेसिफिक वाले भी और जनरल वाले भी। दूसरा फीचर बेटा जी कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। मैं 4-5 बातें लिख देती हूँ, आप सोच लेना। डायनामिक है, थर्ड अनसर्टेन है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है और लास्ट ट्रांसिटिविटी। अब आप 2 मिनट सोचो
क्या क्या बोला मैंने, इतनी सारी बातें बोल दी। डायनामिक है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसिविटी है, और इसके अंदर दो तरीके के फैक्टर्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक कुछ जनरल। मैं 1 मिनट चार्जर कनेक्ट कर लूं, आप फटाफट से सोचो कि कौन कौन से फैक्टर्स है। डायनामिक मतलब क्या, अनसर्टेन मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, और ट्रांसिविटी मतलब क्या। 1 मिनट दीजिए। चलिए जी, हाँ जी, क्या मतलब है इस बात का कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। चल दीदी हर बिजनेस को अफेक्ट करता है, हर बिजनेस, बिजनेस अगर हर बिजनेस को इफेक्ट करता है तो बेटा जी लिखते कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलराउंडर है, कुछ ऐसा लिख देते ना। डायनामिक वर्ड का मतलब ये तो नहीं होता कि सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है, करता है, बिल्कुल सही बात है, बट डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है, पढ़ा है आपने? सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहना चाहिए। एग्जैक्टली, डायनामिक होता रहता है एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, डायनामिक का मतलब होता है समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, डायनामिक मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का दूसरा फीचर है, दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी भी वो एक जैसा नहीं रहता है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का दूसरा फीचर है, दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और बेटा जी ये तो इतना रिपीटेडली चेंज होता है, आज कुछ कल कुछ और, वो वाला हिसाब है। आज कुछ है कल कुछ और हो जाएगा, तो इतना ज्यादा चेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट कि ये बहुत ज्यादा डायनामिक है, बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डायनामिक है। अब बताओ क्या मतलब होता है अनसर्टेन का, छोटे छोटे से वर्ड्स है, जल्दी जल्दी। दीदी इसको स्टडी करना मुश्किल होता है। ये अनसर्टेन का मतलब नहीं होता, ये तो कॉम्प्लेक्स का मतलब नहीं होता कि स्टडी करना मुश्किल होता है। अनसर्टेन वर्ड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस अनसर्टेन होता है। हाँ, बट अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हाँ दीदी, जैसे आप, ये बोलने ही नहीं देते मुझे। हाँ ये डरते हैं तुम्हारे बोलने से। यू कैन नॉट, हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा जी अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को और सही कर लो। अनसर्टेन मतलब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। सेम वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट भी अनसर्टेन होता है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है बिकॉज इसको स्टडी करना मुश्किल होता है, जैसा कि अभी आपने कहा, इसे स्टडी करना कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट इंक्लूड्स सो मेनी फैक्टर्स। क्या कहा था मैंने, ESTP। अब आप कहोगे दीदी 5 ही तो फैक्टर है, ESTPL, लेकिन बेटा जी ESTPL जो है वो कैटेगरी है। इकोनॉमिक के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, सोशल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, टेक्निकल के अंदर बहुत सारे आते हैं, पॉलिटिकल के अंदर बहुत सारे आते हैं, लीगल के अंदर बहुत सारे आते हैं। और अब तो मैंने ये भी बता दिया कि ये तो जनरल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। तो इतने सारे फैक्टर्स को कैसे स्टडी करोगे भाई, इतने सारे फैक्टर्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक तो डायनामिक है, बदलता रहता है, अनसर्टेन है, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स है, इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। और एक आखिरी बात जो आप नहीं बता पाओगे वो मुझे ही बतानी पड़ेगी, दैट इज ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी मतलब इट इज डिफरेंट प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, और हमारे इंडिया में तो बेटा जी स्टेट टू स्टेट भी डिफरेंट होता है। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो हम तो इंडिया में रहते हैं तो हम तो समझ सकते हैं कि कितना डाइवर्सिफाई है इंडिया, है ना। अगर आप साउथ में जाओ तो कुछ और है, फिर साउथ में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग खाना है, अलग अलग
कपड़ों का तरीका है, एवरीथिंग इज डिफरेंट. वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल, डिफरेंट ईटिंग स्टाइल्स. नॉर्थ में जैसा खाना खाते हैं ऐसा तो खाना साउथ के लोग कभी जीवन में भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी खाते हैं. नॉर्थ के हम लोग बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं. साउथ के पीपल लाइक मोर डोसा, इडली, उनका बिल्कुल अलग है. तो उनका और हमारा जो खाने का तरीका है वो डिफरेंट है. कपड़ों का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. वो लोग बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं. उनके यहाँ तो शादी भी ऐसे हो जाती है, पता भी नहीं चलता. और हमारे नॉर्थ में जो मैरिजेस होती हैं वो बहुत एक बिग इवेंट की तरह करी जाती है. हम लोग तो पता नहीं कितना पूरा शाही भोज तैयार करते हैं. वहां पे तो बस आलू की सब्जी और पूड़ी में हो जाती है शादी, बस हो गया, इतना ही होता है. तो इसलिए कल्चर्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर डिफरेंट, ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, पीपल आर डिफरेंट. तो सब कुछ बहुत डिफरेंट है. दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही. सब कुछ बहुत डिफरेंट है. और इसी आ तो नहीं क्लियर आ रही, आलू पूरी बट रही थी अभी. हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल कितने फीचर्स होते हैं? 6. अब कंसंट्रेट करिएगा. सबसे पहला इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो कि स्पेसिफिक भी होते हैं और जनरल भी होते हैं. मैं इसकी हेडिंग को चेंज करना चाहूंगी. इट इंक्लूड्स, हम हेडिंग यही बनाएंगे, इट इंक्लूड्स, सॉरी क्योंकि पहला फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स. ठीक है जी, इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स. तो कुछ फैक्टर्स इसमें स्पेसिफिक वाले आते हैं और कुछ फैक्टर्स इसमें जनरल वाले आते हैं. याद रखिएगा हमेशा, स्पेसिफिक फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटर वगैरह, और जनरल फैक्टर्स तो आपको पता ही है. जनरल फैक्टर्स मतलब ESTPL. तो दोनों फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं. इसके अलावा बेटा जी बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक है, चेंज होता रहता है, अनसर्टेन है, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और ट्रांसिटिविटी तो है ही. प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, डिफर होता है. तो आपको बहुत मुश्किल है एक बिजनेस के लिए स्टडी करना. जैसे बेटा जी मैकडोनल्ड्स है, अगर आप मैकडोनल्ड्स देखो तो मैकडोनल्ड्स अलग अलग नॉर्थ में भी काम करता है, साउथ में भी काम करता है, इंडिया में भी, दुबई में भी, अमेरिका में भी, सिंगापुर में भी. क्या हर जगह सेम टेस्ट है लोगों का? द आंसर इज नो. ये जो आप मैक आलू खाते हो ना, ये मैकडी सिर्फ नॉर्थ में ही देता है. अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको ये मैक आलू वाला बर्गर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के लोग इतना आलू प्रेफर नहीं करते हैं. वहां पे अपने अलग अलग बर्गर्स हैं. यानी कि ऐसा होता है, आप अगर ट्रैवल करोगे, आप कभी विजिट करके देखना, हर जगह चीजें अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है. तो एक तो डिफरेंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेन है, डायनामिक है, और इसके अंदर दो फैक्टर्स आते हैं, दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल. और बताइए बेटा जी जो डाउट है. इसको हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इस टॉपिक में कुछ पूछना है? पहले मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगी, फिर आप नोट करिएगा. दिस इज कॉल्ड, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स, अनसर्टेन, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिटिविटी. ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं. क्लियर है मानव? डन? पूछना है बेटा जी किसी को? आयुष, दक्ष, अनुराध, कुछ क्वेश्चन है? हो गया? बढ़ जाऊं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5. फिर आप दोनों एक साथ नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत छोटा सा ही है, मतलब इतना कुछ गहरा नहीं है इसमें पढ़ने का. इंडिया का सबसे बड़ा, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, और कोई वर्ड यूज करूं, मतलब सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस बिजनेस एनवायरनमेंट, हाँ सबसे ज्यादा तगड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज कब आया था? कोरोना वायरस मत बोलना प्लीज. और LPG. हाँ चलो, उसे छोड़ के कुछ भी बोलो. दीदी पोस्ट इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके. एक 2008 में.
एक आंसर तो दे दिया वैसे इन्होंने। हाँ 2008 में, 2008 में मतलब क्या हुआ था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन्हें। क्या हुआ था ध्रुव? 2008 रिसेशन वाज, मार्केट क्रैश हुई थी शायद से, अर्थक्वेक की वजह से कुछ, मतलब हाँ बिल्कुल हुई बहुत थी। बड़ा सा हुआ था। 2000 हाँ 2008 में पूरा शेयर बाजार क्रैश हो गया था। ठीक है जी, 2008 में पूरा शेयर बाजार क्रैश हुआ। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जिसके बाद हालत बहुत खराब थी। इसके बारे में तो हमने एक चैप्टर भी पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी का। हाँ दीदी वो एलपीजी वाला। एलपीजी वाला। अब सबसे बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आया था बेटा जी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। पता नहीं ईशा, आपको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आया था 1991 में। सबसे बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आया था 1991 में। 1991 में सबसे बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आया था, जिसके बारे में आपका इंडियन इकोनॉमी, आपने चैप्टर 1 अटेंड किया होगा आई गेस यूट्यूब पे। चैप्टर 3 जो आएगा इंडियन इकोनॉमी का, वो इसी ईयर के बारे में, तब आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। लेकिन अभी स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। 1991 में, 2008 में तो सिर्फ शेयर बाजार क्रैश हुआ था, 1991 में तो पूरा इंडिया ही क्रैश हो गया था। 1991 में आप ये समझ लो कि पूरा इंडिया ही क्रैश हो गया था। कुछ मतलब बहुत ही बुरी हालत थी, मतलब कुछ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका था, और आपका जो क्या बोलते हैं, जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका था। बेटा जी पढ़ ले। चलो, आपका जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका था, प्लस आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व नहीं था। आप अभी अभी एक चैप्टर पढ़ के आए हो बैंकिंग, और बैंकिंग चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि आरबीआई को करेंसी छापने के लिए 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज का रिजर्व बनाना पड़ता है। आई होप यू रिमेम्बर दैट। तो जब आपने ये सब चीजें पढ़ी थी, तो आपने ये चीज समझी थी कि अगर इतना रिजर्व नहीं होगा, तो जब तक इतना रिजर्व नहीं होगा तब तक आरबीआई करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता है। एक सेकेंड, दीदी कोई कुछ लिख रहा है यहाँ? हाँ उन्हीं को रिमूव कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो सुनिएगा। तो बेटा जी आपको क्या करना है, जैसे मान लो 1991 वाज द ईयर जब पूरा इंडिया ही एक तरीके से क्रैश हो गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट वाज वेरी हाई। हमारा महंगाई का रेट बेटा जी आज की डेट में 4% है। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। आज की डेट में हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है दैट इज 4%, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा महंगाई है। तो अगर आपको अभी लगता है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, तो उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन का रेट था दैट वाज 16%। ठीक है, अब टॉपिक पे आ जाए वापस। दैट वाज 16%। अभी जो चल रहा है वो 4% चल रहा है, और आप ये बोलते हो कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, हो इतना महंगा। लेकिन उस टाइम पे इससे 4 गुना ज्यादा था, 4 टाइम्स मोर। इन्फ्लेशन रेट वो 16%, और आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है ना बेटा जी, वो खत्म हो चुका था। तो नई करेंसी तो बनाने का सवाल ही नहीं उठता। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ सिर्फ मेरा टॉपिक समझाने के लिए, जो छोटा सा टॉपिक है मेरा। अच्छा, तीसरी बात, हमारे पास वर्ल्ड बैंक का 15,000 करोड़ का लोन था जो हमें रीपे करना था, बट वी वर अनेबल टू रीपे दैट। तो इसीलिए अगर अब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने बैठूंगी तो वो तो इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो शॉर्ट में सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि 1991 वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बुरा साल रहा, और इसी वर्स्ट ईयर में इंडिया ने एक पॉलिसी लॉन्च करी जिसे हम बोलते हैं एलपीजी की पॉलिसी, जो उस टाइम पे लॉन्च करी गई। इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेटा जी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी। न्यू पॉलिसी 1991 गिवन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह,
और पॉलिसी में कुछ नहीं था। पॉलिसी से उन्होंने देश को बचा लिया। अगर शायद वो पॉलिसी ना बनाते तो शायद देश ना बच पाता, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन हम इसके बारे में इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या हुआ था, क्या हो सकता था, फिर कैसे बचाया था। तो बहुत बुरी हालत में इंडिया था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बनाई गई और इस पॉलिसी के अंदर बेटा जी 3 चीजें इंडिया ने लागू करी। सबसे पहली चीज थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों ही चीजें बेटा जी हमारे देश में पहले नहीं होती थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और तीसरी चीज थी ग्लोबलाइजेशन। हमारे देश में ये तीनों चीजें ही पहले नहीं होती थी। बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मीन्स टैक्स में हाँ, टू रिमूव अननेसेसरी ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना। हमारे देश में ट्रेड के ऊपर बहुत बैरियर्स थे। ट्रेड के ऊपर बहुत बैरियर्स थे का मतलब है कि व्यापार पे ना बहुत सारी रुकावटें थी, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाना, लाइसेंस लगाना, ये वो। अरे जब व्यापार करने ही नहीं दोगे तो व्यापार का कोई खाक करेगा? तो अगर आप लोगों को अलाउ करोगे, थोड़ी सी फ्रीडम दोगे कि भाई तुझे लाइसेंस नहीं लेना, तुझे कम टैक्स देना है, तभी तो आदमी व्यापार करेगा ना। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और गवर्नमेंट ने भाई ट्रेड पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, ये टैक्स भरो, वो टैक्स भरो। लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया, कह रहे भाड़ में जाओ, हम कर ही नहीं रहे। तो जब लोगों ने ट्रेड ही नहीं किया तो कंट्री तो क्रैश होनी थी। बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा चीजों को, वर्ड्स में नहीं खोना है, बात को समझो। तो लोगों ने ट्रेड किया ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया, सारे अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स हटाए। इस टाइम पे गवर्नमेंट ने डी लाइसेंसिंग करी। डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस हटाया कि कोई लाइसेंस नहीं लेना है। टैक्सेस को कम करा और भी बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा, पर इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या करा। तो बहुत कुछ करा जिससे कि व्यापार बढ़े। भाई लोग व्यापार ही नहीं कर रहे, लोग कह रहे कि इतने रिस्ट्रिक्शंस है, हमें नहीं करना व्यापार। तो ट्रेड को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने देश में लिबरलाइजेशन किया, क्योंकि बेटा जी अगर देश में ट्रेड ही नहीं होगा, सोचो अगर देश में ट्रेड ही नहीं होगा तो कमाई कैसे होगी? नेशनल इनकम में सबसे बड़ी चीज होती है ट्रेड। ट्रेड होता है तो और चीजें होती है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सब चीजें भी तभी चलती हैं जब व्यापार चलता है। अगर व्यापार, अभी आप देखो जैसे कोरोना वायरस था, व्यापार बंद हो गया तो सभी बंद हो गया। फिर बैंक खोल के भी क्या करना है? कौन सा किसी ने किसी की पेमेंट देनी है? कुछ फायदा नहीं है ना। अगर व्यापार चलेगा तभी तो बैंक्स चलेंगे, इंश्योरेंस चलेगा, ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, और भी 100 काम चलेंगे अगर व्यापार चलेगा। तो अगर व्यापार ही नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा, ये सोचो। तो इस वजह से देश ने लिबरलाइजेशन करा, सारे अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया। दूसरा किया गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रांसफर ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट। सरकार ने अपनी सारी ओनरशिप, सारा कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया? प्राइवेट के हाथ में, क्योंकि सरकार से कुछ संभल तो रहा नहीं था। और अगर बेटा जी कुछ संभल रहा होता तो इंडिया क्रैश ही ना होता, सोचने की बात है। और ये हमारे लिए वर्स्ट ईयर होता ही ना। हमारे लिए ये वर्स्ट ईयर क्यों था? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो कुछ संभाल नहीं पा रही थी। तो सरकार ने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे सेक्टर्स प्राइवेट को दे दिए। अब दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, अभी भी तो सरकारी चीजें हैं। सरकारी चीजें हैं, मैंने कब मना किया? आज भी बिजली, पानी, गैस, रेलवे, बीएचएल, ये सब गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अपने पास रखी। जब मैं आपको प्राइवेटाइजेशन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि कितनी चीजें प्राइवेट को दी गई। लेकिन मोस्टली बेटा जी पहले तो सब सरकार का ही होता था, प्राइवेट होता ही नहीं था। अब उल्टा है, सरकार का कम होता है, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा होता है। तो प्राइवेटाइजेशन किया गया। सरकार ने अपनी सारी यूनिट्स को, जो सरकार से नहीं संभल रही थी, वो सारी गवर्नमेंट ने किसको सेल आउट करी? प्राइवेट को, कि भाई तुम संभाल लो, हमारे बस का नहीं है, हम देश चला ले वही बहुत है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सब कुछ किसको ट्रांसफर कर दिया? प्राइवेट को। बेकायदा ऑक्शन हुआ, चीजें बिकी, लोगों ने चीजें खरीदी।
लास्ट में किया गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वॉज फ्री मूवमेंट। आजादी तो 1991 में मिली, कौन कहता है कि 1947 में मिली? अगर हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें ना तो आजादी 1991 में हुई थी, क्योंकि उससे पहले तो आजादी के बाद भी सरकार ने अपनी रुकावटें, अपने लाइसेंसेस, टैक्सेस, बहुत चीजें इम्पोज कर रखी थी। तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जी असली आजादी तो 1991 में हुई, जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन हुआ, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में आया और फ्री मूवमेंट अलाउ किया गया ऑफ गुड्स, सर्विसेज, बहुत ध्यान से सुनना, ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल। पहले नहीं जा पाते थे लोग एक देश से दूसरे देश, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। अब देखो आप वीजा लो और जाओ, और कुछ देश तो वीजा भी नहीं मांगते, कहते हैं ऐसे आ जाओ, ठीक है। कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज का क्या लागू कर दिया गया? फ्री मूवमेंट भाई, जिसे जहां जाना है वहां जाओ। आपको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करो, हर चीज को थोड़ा सा फ्री किया गया, थोड़ा सा ग्लोबलाइज किया गया। इंडिया भी दुनिया का एक हिस्सा बना, नहीं तो इंडिया दुनिया से अलग रहता था, मतलब बाहर की कंपनियां इंडिया नहीं आएंगी। ये क्या बात हुई, बाहर की कंपनियां इंडिया नहीं आएंगी? अगर बाहर की कंपनी इंडिया आएंगी बच्चे, तो इंडिया, मैं कहती हूँ नुकसान होगा लेकिन फायदा भी होगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फायदा, देखो हर चीज का दुनिया में फायदा और नुकसान दोनों होता है। वो तो बेटा जी देखो, ये तो दो पहलू है, हमेशा एक साथ चलेंगे। अगर किसी चीज का फायदा होगा तो नुकसान भी होगा, ये तो है ही। तो एलपीजी का फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ, दोनों हुए। लेकिन एलपीजी ने इंडिया को बचा लिया, नहीं तो इंडिया के बचने का कोई चांस नहीं था। इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी, और फिर हमने एलपीजी को लॉन्च किया। इसको हम अपने इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज बोलते हैं। इसने तो सभी बदल दिया है ना, क्या कोरोना वायरस ने बदला होगा, लेकिन इसने तो सब ही बदल दिया। लिबरलाइजेशन हो गया, अननेसेसरी बैरियर्स को हटाया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, पब्लिक से सब कुछ प्राइवेट के हाथ में दिया गया, और फ्री मूवमेंट कर दिया गया गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का, कैपिटल का और टेक्नोलॉजी का, और कुछ बचा भी नहीं। सबका फ्री मूवमेंट है, जिसे जहां जाना है, जो करना है वो करो। द ग्लोब इज द लिमिट। अब द स्काई इज द लिमिट, द ग्लोब इज द लिमिट। अगर मुझे पढ़ाना है आज की डेट में, बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, तो बेटा जी जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ हरिद्वार के बच्चों को ही पढ़ाऊंगी। द ग्लोब इज अ लिमिट, पर हम उस तक सोचते नहीं है, वो अलग बात है। बट फॉर एनी पर्सन द ग्लोब इज अ लिमिट। बाहर भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली है सीबीएसई बोर्ड, कहीं पे भी आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, कि पूरा ग्लोब एक ही है, पूरी वर्ल्ड एक ही है, तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया 1991 में, जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज था। और लास्ट आंसर आप दोगे आज की क्लास का, जो ये रहा, सोच समझ के देना, मतलब अभी एंड नहीं हुई है क्लास, अभी चल रही है, इसके बाद भी है। What are the effects of LPG on industry, trade and commerce? इस टॉपिक का लास्ट आंसर। अभी मैंने आपको एलपीजी पढ़ाया बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से। अब आप बताओ फटाफट से सोच के कि इसका क्या असर पड़ा इंडस्ट्रीज पर, व्यापार पर लोगों ने और कॉमर्स पर। हाँ जी बोलिए। लोगों ने बिजनेस वाले लोगों ने बाहर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। शाबाश, बिजनेस वाले लोगों ने बाहर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और बाहर की जो कंपनीज हैं उनके बारे में भी एक लाइन बोल दो। वो भी इंडिया आ रहे थे। वो भी इंडिया आ रहे थे, एग्जैक्टली। तो सबसे पहला असर क्या पड़ा, ध्यान से सुनिएगा, मोर डिमांडिंग कस्टमर। एक तो कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई। मेरा क्वेश्चन तो ये था, एलपीजी तो मैं आपको समझा रही थी, ये क्वेश्चन समझाने के लिए। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, एक तो बेटा जी मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए, कस्टमर की डिमांड बढ़ी। अब समझो कि कस्टमर की डिमांड क्यों बढ़ी। कस्टमर की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि वैरायटी बढ़ी। उसने देखा अच्छा दुनिया में ये भी है, ये तो आज से पहले देखा ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में तो ये था ही नहीं। लेकिन अब बाहर की कंपनियां भी इंडिया आने लग गई। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं,
उन्होंने वो चीजें नहीं देखी जो हमने देखी, क्योंकि दुनिया बनी ही 1991 के बाद है, इंडिया में सामान आया ही 1991 के बाद है, और हम सब 90s या वही अपना उसी के आसपास की जनरेशन है, 5-6 साल आगे पीछे ले लो, तो कहने का मतलब आगे ही ले लो, पीछे तो ले नहीं सकते। तो आगे आप समझो कि 1991 में ये सब चीजें शुरू हुई, और जब तक आप बॉर्न हुए तब तक ये चीजें मार्केट में आ चुकी थी, तो हमने ये सब देखा। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स का चाइल्डहुड था तो शायद उन्होंने ये सब चीजें कभी देखी ही नहीं, इसलिए उनकी डिमांड्स थी नहीं। जब कुछ था ही नहीं तो डिमांड क्या करते, है ना। अब कभी पेरेंट्स बोले ना हम तो कभी इतने डिमांडिंग नहीं थे, तो है ना कि तुम्हारे टाइम में सब चीजें ही नहीं थी, चीजें ही 1991 के बाद आई हैं। तो जब इतनी एमएनसीज इंडिया में आई तो पीपल यूज टू सी सो मेनी वेराइटी, और जब उन्होंने इतनी वैरायटी देखी तो कस्टमर की डिमांड्स बढ़ने लगी, वी हैव मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, मार्केट में ज्यादा बिजनेसेस होने की वजह से, लगा लो कुछ तुक्का, क्या पता सही लग जाता, क्या बढ़ने लग गया, कंपटीशन बढ़ने लग गया, क्योंकि कौन सी कंपनीज आ चुकी थी, मल्टीनेशनल। और भाई मल्टीनेशनल कंपनीज को बीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर कर चुकी थी, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। मैं फटाफट से सम करूंगी। एक तो कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वैरायटी बढ़ गई, मोर कंपटीशन हुआ क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर हो गई। टेक्नोलॉजी बेटा जी हमारे पास कौन सी आ गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हुआ, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतने रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल सी बात है। नीड फॉर ह्यूमन चेंज, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जरूरत थी कि इंसान बदले। कहते हैं कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है इंसान को बदलना पड़ता है, तो लोगों के ट्रेंड्स, लोगों के कस्टम्स, लोगों की बिलीव्स, लोगों के ट्रेडिशंस सब बदलने लगे, क्योंकि इंडिया बदल गया था। बहुत प्रैक्टिकली समझा रही हूँ आपको, क्योंकि इंडिया बदल गया था बच्चे, वो चीजें थी नहीं जो पहले थी। तो इंडिया बदल गया तो कस्टमर्स की डिमांड बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, ह्यूमन चेंज हुए, उनकी सोच, उनके विचार, समझ में आया कि जॉब्स इतनी है कि वुमेन्स भी जॉब कर सकती हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो लेडीज ने भी जॉब करना स्टार्ट किया, कस्टम्स बदल गए। देखो दुनिया कितनी बदल गई है। पीपल आर लिविंग एक मतलब जैसे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बोथ आर अर्निंग। रहने का तरीका बदल गया, शायद हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं रहते थे जैसे आज की जनरेशन रहती है, तो ऑटोमेटिकली इसका असर इंडस्ट्री पर, ट्रेड पर, कॉमर्स पर, तीनों पर पड़ा। इतना रोजगार पैदा हुआ कि जो पढ़ी लिखी वुमेन्स है उन्होंने भी काम करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन काम मिलना स्टार्ट हो गया, आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो। ये सारी अपॉर्चुनिटीज कब खुली, जब इंडिया में एलपीजी आया। ठीक है जी, तो 4 बातें पढ़ाई मैंने आपको। एक तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए, कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई, नीड फॉर ह्यूमन चेंज, और बेटा जी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेलिंग से मार्केट ओरिएंटेशन आ गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज मार्केट ओरिएंटेशन? सेलर was not focusing on profit. सेलर प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता है। सेलर, अब आज की डेट में आप देखो, सेलर वॉज नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट। दुनिया इतनी बदल गई थी कि सेलर वॉज फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलर किस पे फोकस करने लग गए थे? सेलर वर फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो लोग कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देने लग गए, वो लोग जो कस्टमर को कुछ समझते ही नहीं थे। और लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, और बजट से सपोर्ट मिलना बंद हो गया था, क्योंकि बेटा जी अभी बताया था कि पब्लिक सेक्टर सारा किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था? प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर के फंड्स बजट से नहीं आते हैं, तो इसलिए बजट से सपोर्ट मिलना बंद हो गया। तो देखा जाए तो इंडिया बिल्कुल बदल गया। एक तो डिमांडिंग कस्टमर्स, मोर कंपटीशन, बताइएगा। तो ये था हमारा सबसे बड़ा इन्वायरमेंट चेंज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा जी? एलपीजी। और इसका जो असर पड़ा वो ये रहा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, मोर कंपटीशन,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नीड फॉर ह्यूमन चेंज, मार्केट ओरिएंटेशन। अब सेलर जो है वो प्रॉफिट पे फोकस नहीं करता है, वो फोकस करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे, क्योंकि उसे पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और बजट से सपोर्ट मिलना बिल्कुल क्या हो गया, बंद, क्योंकि सारे पब्लिक सेक्टर्स को किसमें ट्रांसफर कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर्स में। और क्योंकि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर हो गया है, तो बजट से सपोर्ट मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो एक बार शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? इसमें 2 तरीके के फैक्टर्स आते हैं। अब आपकी बारी है, आप बोलोगे, बताओ फटाफट कौन से 2 फैक्टर्स आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में दक्ष? सब लोग। स्पेसिफिक और जनरल। ESTPL कौन से हैं? ESTPL जनरल। जनरल। और स्पेसिफिक में कौन कौन आता है प्रखर? जैसे कि स्पेसिफिक में कॉम्पिटिटर्स, मैनेजमेंट आती है, एम्प्लॉयज आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, एग्जैक्टली, ये सब स्पेसिफिक में आते हैं। दूसरा फीचर अपने आप बोलो, आप लोगों को रिवाइज करना है। दूसरा फीचर बोलिए। डायनेमिक। व्हाट इज डायनामिक? चेंज होता है रिपीटेडली, चेंज होता रहता कीप्स ऑन चेंज। है। अनुराग तीसरा फीचर? अनसर्टेन। अनसर्टेन। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते नहीं हो। कर सकते। प्रियांशी फोर्थ फीचर? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्टर्स बहुत सारे क्योंकि फैक्टर्स बहुत हैं। सारे फैक्टर्स है। ट्रांसिटिविटी मतलब ये प्लेस टू प्लेस वैरी होता है, कंट्री टू कंट्री और स्टेट टू different है। स्टेट चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है, और हर एक जगह डिफरेंट होता है भाई। और कहाँ कहाँ का स्टडी करेंगे? मान लो मेरा बिजनेस इंडिया में चल रहा है, तो इंडिया में ही 28 स्टेट है भाई, और 28 स्टेट्स में मैं कहाँ कहाँ स्टडी करूँ कि कहाँ पे ई क्या हो रहा है, एस क्या हो रहा है, टी क्या हो रहा है, पी क्या हो रहा है, एल क्या हो रहा है, इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टडी करने के क्या फायदे हैं। तो फायदे जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, दैट इज हॉट EMP। तो इंसान फायदों के चक्कर में करता है स्टडी, लेकिन स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इंडिया का मानव सबसे बड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कौन सा था? 1991 1991 में किस नाम से आया था? LPG। LPG। जिसमें लिबरलाइजेशन के अंदर मिताली हमने सारे क्या रिमूव कर दिए थे? अननेसेसरी ट्रेड बैरियर। प्राइवेटाइजेशन में हमने सब कुछ पब्लिक से क्या कर दिया था ध्रुव? प्राइवेट। और प्राइवेट में हर चीज का फ्री मूवमेंट अलाउ कर दिया गया था। उसका क्या असर पड़ा था इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स पे? एक तो, अब आप बोलो, एक तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स की डिमांड मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर्स की इंक्रीज हो रही डिमांड क्यों हो रही थी? वैरायटी क्योंकि इंक्रीज हुई थी। क्योंकि वैरायटी इंक्रीज हुई थी, और क्योंकि वैरायटी बढ़ रही थी तो उनकी डिमांड बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट, मोर कंपटीशन। क्योंकि मार्केट में क्या एंटर हो रही थी आयुष? MNCs। MNC और अंजलि, जितनी ज्यादा प्रियांशी MNCs एंटर होंगी उतना पार्थ कंपटीशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है सागर, टेक्नोलॉजी मॉडर्न। हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी सृजा? मॉडर्न। की वजह से हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हुआ करती थी। डन। मानसी फोर्थ है नीड फॉर ह्यूमन चेंज। अब इंसान को खुद को बदलना पड़ेगा, अपने ट्रेंड्स को, अपने कस्टम्स को, अपने बिलीव्स को, अपने ट्रेडिशंस को बदला। लोगों ने बदला, देयर वाज अ टाइम ऑफ चेंज, और लोग बदले। और मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, मतलब कि अब सेलर का फोकस प्रॉफिट पे ना रह के किस पर शिफ्ट? कस्टमर्स पे था। सेटिस्फैक्शन। और लास्ट, बजट से पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट मिलना बंद हो गया, क्योंकि सारे पब्लिक सेक्टर्स किसमें कन्वर्ट हो गए थे? प्राइवेट में। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको नोट करिएगा। मैं आपको एक एक पेज दिखा देती हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे बेटा जी, नोट करना है साथ साथ, जिससे कि नोट हो जाए, बाद में होता नहीं है। ये नोट तो कर लिया। सारा नोट हो गया? हाँ हाँ ठीक है, ठीक दीदी लास्ट वाला दिखाती हूँ मैं सारे दीवा ग्रुप में भेज देना। लीजिए, पहले मैं इधर से शुरू करती हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, करिएगा बेटा जी नोट।